Hey Rise and Shine, कैसे बच्चावाड़ी? आई एम बैक विद द पार्ट 7 ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। बच्चों, व्हाट आई एम थिंकिंग टुडे कि आज हम टॉपिक्स पे चलने से पहले 3 क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आप लोग उनके आंसर देना मुझे कमेंट बॉक्स में, जैसे आपकी टीचर्स पूछने किसी टॉपिक को पढ़ाने से पहले, वैसे ही मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछती हूँ। आप अगर आंसर दे पाओ तो दे देना कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज़ कल की जो नेक्स्ट वीडियो होगी मैं उसमें आपको इन क्वेश्चंस के आंसर दे दूँगी। सो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि हु वॉज जॉन लोक, और आप इनके बारे में क्या जानते हैं। तो आपको अपने सिर्फ आंसर में इतना लिखना है कि जॉन लोक कौन थे और एनी अदर थिंग आप इनके बारे में जानते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, हु वॉज द लीडर ऑफ जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि क्या था, तो आपको उसके लीडर का नाम अगर याद है तो प्लीज़ आंसर। एंड द क्वेश्चन थर्ड इज कि जैकोबिन क्लब का वो कौन सा फीचर था जो जैकोबिन क्लब को बाकी अदर क्लब से यूनिक बनाता था। ओके, तो ये प्लीज़ 3 क्वेश्चंस आप इनको कमेंट बॉक्स में आंसर करने की कोशिश करना, और अगर नहीं कर पा रहे तो कोई चिंता की बात नहीं है, हम नेक्स्ट वीडियो में इनको डिस्कस करते हैं। सो चलो आज के टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो अगर किसी को याद है आज का टॉपिक क्या है तो लेट्स स्टडी। तो बच्चों, आज का टॉपिक है द रिजाइन ऑफ टेरर। रिजाइन ऑफ टेरर क्या था? हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि जो जैकोबिन था उसने रिपब्लिक स्टैब्लिश कर दी थी फ्रांस में। अब रिपब्लिक हमने जानी थी कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट थी जहाँ पे 21 ईयर्स के हर मैन को राइट टू वोट था। अब फ्रांस में रिपब्लिक भी इस्टेब्लिश हो गई है और राइट टू वोट भी ऑलमोस्ट सबको मिल गया है, फिर भी रिजाइन ऑफ टेरर, हाउ स्ट्रेंज ना, कि फिर भी रिजाइन ऑफ टेरर था फ्रांस में। तो देखते हैं व्हाट इज़ रिजाइन ऑफ टेरर और ये क्यों था और ये कब तक रहा। सो बच्चों, रिजाइन बेसिकली इस शब्द का ही मतलब है दहशत का दौर, बोल सकते हैं खौफ का समय, वो समय जहाँ पे लोग बेहद डरे हुए हों, सहमे हुए हों। अब ये हमने जान लिया कि रिजाइन ऑफ टेरर क्या है, बट हमें वो दौर भी तो पता होना चाहिए ना, किस दौर को फ्रांस की हिस्ट्री में रिजाइन ऑफ टेरर कह के सिम्बोलाइज किया गया है। तो बच्चों वो पीरियड था 1793 से 1794 को। और अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो 1793 वो साल था जब फ्रांस में रिपब्लिक स्टैब्लिश हुई थी। तो हम कहीं ना कहीं ये कनेक्शन बना सकते हैं कि रिजाइन ऑफ टेरर कहीं ना कहीं रिपब्लिक वाली जो गवर्नमेंट आई थी फ्रांस में उससे कनेक्टेड है। तो अब आगे जानते हैं कि क्यों रिजाइन ऑफ टेरर, इस समय को दहशत का दौर क्यों कहा गया, ऐसा भी क्या हो गया था इसमें कि इसको दहशत का ही समय कह दिया। इट्स अ टाइम ऑफ फुल टेररिज्म, वी कैन से फुल फियर। ओके, सो लेट अस स्टडी व्हाई। इसका रीजन पढ़ते हैं। मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर कौन थे? जैकोबिन क्लब के लीडर। उन्होंने पॉलिसीज़ फॉलो की थी। डेफिनेट सी बात है भाई, जो भी गवर्नमेंट है, जो भी बंदा रूल कर रहा है, पॉलिसी तो वो अपनी कंट्री को गवर्न करने के लिए फॉलो ही करेगा। इसमें कौन से इशू की बात थी? तो उन्होंने जो पॉलिसी फॉलो की थी ना, वो पॉलिसी इशू की बात थी, क्योंकि वो जो पॉलिसी थी वो सेवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट की पॉलिसीज़ थी। दैट इज़, ये ऐसी पॉलिसीज़ थी जो फ्रांस के पीपल पे बेहद कंट्रोल कर रही थी, और जो लोग अगर छोटे से छोटा रूल भी बाय मिस्टेकनली वॉयलेट कर देते तो उनकी जो पनिशमेंट का लेवल था वो बहुत ज़्यादा हाई था। तो वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर सिर्फ इतना चाह रहे थे कि सब लोग फुल्ली डिसिप्लिन उनके कंट्रोल में रहे। हर चीज़, हर चीज़ फ्रांस में हम बोल सकते हैं सुई से लेके फॉर द टॉलेस्ट थिंग, एक तो हर चीज़ का ब्यौरा उनको मिलना चाहिए और सब कुछ उनके अंडर में रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट उन्होंने क्या करा था कि हर वो इंसान जिसको वो फ्रांस की रिपब्लिक का एनिमी पाते थे उस बंदे को ग्योलोटाइन कर दिया जाता था। अब किस किस बंदे को इंक्लूड कर सकते हैं हम यहाँ पे? कोई भी, चाहे वो नोबल हो, कोई भी क्लर्जी हो, कोई भी मेंबर हो पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे वो उनकी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर हो या फिर वो उनकी ओपोजिशन में जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका मेंबर हो। और वो सारे लोग जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पायर की पॉलिसी से ना कहीं भी डिसअग्री करते थे, वो उनको एज एन एनिमी देखते थे फ्रांस की रिपब्लिक का। वो कहते थे अगर कोई बंदा मुझसे ही सहमत नहीं है तो वो फ्रांस की रिपब्लिक से क्या सहमत होगा और वो क्या ही कदर करेगा फ्रांस की रिपब्लिक की। अभी जो भी बंदा फॉर एग्जांपल पाया जाता है एज एन एनिमी तो उस बंदे के अगेंस्ट केस किया जाता है, वो बंदा अरेस्ट किया जाता है, उसको सज़ा सुनाई जाती है, दैट इज़ उस बंदे को जेल में रखा जाता है और फिर उसको रिवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स के थ्रू उस पर केस किया जाता है। और उस केस में इन केस वो बंदा गिल्टी पाया जाता है तो उसको क्या जाता है बच्चों? ग्योलोटाइंड।
अब आप कहोगे मैम आपने ये शब्द 2 बार यूज़ कर लिया बट आपने मतलब तो समझाया नहीं, ऐसे कौन पढ़ाता है। तो मैं अब आपको इस शब्द का मतलब समझाती हूँ। ग्यूलोटाइन बच्चों एक प्रैक्टिस थी जो डॉक्टर ग्यूलोटाइन ने, मिस्टर ग्यूलोटाइन ने इसको इन्वेंट किया था। अब व्हाट इज़ ग्यूलोटाइन, ठीक है प्रैक्टिस थी, इन्होंने इन्वेंट किया था, बट हमें इससे अब भी समझ नहीं आया व्हाट इज़ ग्यूलोटाइन। सो ये एक डिवाइस था। ये बेसिकली कैसी प्रैक्टिस थी मैं आपको वो बताती हूँ। किसी भी बंदे को सज़ा देने की, दैट इज़ किसी भी बंदे को डेथ, मतलब अगर किसी बंदे को डेथ की सज़ा दी जा रही है, ये पहले फांसी दी जाती थी, अब एक नई प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस कर दी थी ग्यूलोटाइन। दैट इज़ इससे बंदा मरता ही मरता था डेफिनेटली। अब ये एक डिवाइस होता था जिसमें 2 पोल्स हुआ करते थे और एक ब्लेड हुआ करता था। इन 2 पोल के बीच में जिस बंदे को आपको सज़ा देनी है उस बंदे का सर रखा जाता था और वो फिर ब्लेड ऊपर से आके गिरता था और जिस बंदे का सर रखा गया उसका सर बिल्कुल अलग हो जाता था। दैट इज़ जो पर्सन था वो क्या हो जाता था, बी हेडेड विदाउट हेड। ये किसके नाम पे रखा गया, ये डॉक्टर ग्यूलोटाइन जिन्होंने इसको इन्वेंट किया था। आप इस वीडियो में देखिए कि ये देयर इज़ अ मैन जिसको ज़बरदस्ती इन 2 पोल्स के बीच में, इन 2 पोल्स के बीच में इसका सर लाया जाएगा और ऊपर से जो ये ब्लेड है, ये जो ब्लेड है ये नीचे आएगा जिस वजह से इस बंदे का जो सर है वो उसकी नेक बिल्कुल अलग हो जाएगी। ओके, अब इस समय को रीजन ऑफ टेरर कहा गया क्योंकि उन्होंने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने कुछ पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस की थी। हमने समझ लिया ठीक है भैया सेवर कंट्रोल की पॉलिसीज़ थी, बट हमको कुछ पॉलिसीज़ जाननी भी तो चाहिए ना कि ऐसी भी क्या पॉलिसीज़ थी कि लोग उनके अगेंस्ट गए। अगर कोई बंदा कह रहा है कि आप मेरी पॉलिसी के अगेंस्ट मत जाओ, तो हम कहेंगे ठीक है हम आपकी पॉलिसी के अगेंस्ट जब तक नहीं जाएंगे जब तक वो हमारे फेवर में होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा मतलब ये है कि जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर की पॉलिसी थी वो लोगों के फेवर में नहीं थी, इसी वजह से लोग उनके अगेंस्ट गए, इसी वजह से इस दौर को डिजाइन ऑफ टेरर कहा गया। अब लेट अस स्टडी इनकी कुछ पॉलिसीज़। पहली, इन्होंने कुछ ऐसे लॉज इंट्रोड्यूस किए थे जो सीलिंग लगा रहे थे वेजेस पे और प्राइसेस पे। सीलिंग क्या होता है बच्चों, किसी भी चीज़ की लिमिट सेट कर देना। अब उन्होंने हर वर्क की ना सैलरी सेट कर दी थी कि अगर बंदा 4 घंटे इंडस्ट्री में वर्क कर रहा है तो उसकी सैलरी इतनी है। अब चाहे वो फ्रांस में किसी भी कोने में काम कर ले उसकी सैलरी इतनी ही रहेगी। उन्होंने चीज़ों तक की प्राइसेस फिक्स कर दिए थे, कोई ब्रांड कोई क्वालिटी डजेंट मैटर। अगर एक स्पून है तो वो अगर 15 की मिल रही है तो वो फुल फ्रांस में 15 रुपीज़ की मिलेंगी, चाहे आप उसमें कोई भी क्वालिटी ऑफ मैटर यूज़ कर लो। अगर आपने महंगी भी बनाई है तो भी उसको फ़र्क नहीं पड़ता था, आपको 15 में ही बेचनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट जो हुआ था, मीट एंड ब्रेड वर राशन, मतलब कि जो रॉबेस्पायर थे उन्होंने लोगों के मीट और ब्रेड भी राशन कर दिए थे। उन्होंने कहा था कि पर हेड महीने में सिर्फ एक बंदा पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ मीट ही ले सकता है, पर्टिकुलर सॉर्ट ऑफ ब्रेड ही ले सकता है, उससे ज़्यादा उसको बिल्कुल नहीं मिलेगा। खाना है तो खाइए, नहीं खाना है तो मत खाइए। दूसरा, जो फ्रांस के पीजेंट थे उनको फोर्स किया जाता था कि आप अपना सामान गांव से लाके शहर में बेचें। आप लोग अपना सामान गांव में बेच ही नहीं सकते, आपको शहर में बेचना पड़ेगा। अब सपोज़ कोई बंदा एक ऐसे गांव से आ रहा है जिसे 7 गांव पार करके शहर में पहुंचाना पड़ता है, तो वो जो 7 गांव का उसका किराया लगता है उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। आपको अपना ही किराया लगा के आना और एक पर्टिकुलर प्राइस पे ही अपना सामान बेचना है। अब ये किसी के लिए फ़ायदेमंद भी हो सकता था और किसी के लिए फ़ायदेमंद नहीं। एक बहुत ही एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर होता था जिसे इंपोर्ट किया जाता था, उन्होंने उस चीज़ का भी यूज़ बंद कर दिया था। अगर आप अमीर हैं आप तो भी यूज़ नहीं कर सकते, अगर आप गरीब हैं तो आप तो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा था कि अब ऐसा कुछ होगा ही नहीं कि अमीर कुछ हाई क्वालिटी का फूड खा रहे हैं गरीब नहीं खा रहे हैं, सब बराबर एक समान ही फूड खाएंगे। और उन्होंने क्या किया था, एक ट्रेडिशन होता है सर और मैडम का, जो बंदा हाई क्वालिटी का होता है, हाई पोस्ट पे होता है, तो लोग उनको सर और मैडम कहते हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। बट इन्होंने इस सिस्टम को ही बंद कर दिया था और कहा था कि अब जो भी हैं सब फ्रांस के सिटीजन है, ना कोई सर है ना कोई मैडम है। और इन्होंने और क्या किया था कि फ्रांस में कुछ चर्चेस को बंद करके उनको अपने ऑफिसेज में कन्वर्ट कर लिया था। आप कुछ भी कीजिए बट किसी के रिलीजन पे हर्ट मत कीजिए। ये इट्स अ माइंडसेट ऑफ पीपल्स कि आप हमारे रिलीजन पे तो हर्ट नहीं कर सकते। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर ने लोगों के चर्च ही बंद कर दिए। तो लोग
इन सभी रीजंस की वजह से, इस सिंगल रीज़न को नहीं कहूँगी मैं, इन सभी रीजंस की वजह से मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर के अगेंस्ट हो चुके थे। जिस इंसान के साथ मिलकर लोगों ने रिपब्लिक की इस्टेब्लिशमेंट की थी, अब लोग उसी के अगेंस्ट हो गए थे, क्योंकि मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर जितना कंट्रोल चाह रहे थे ना, उतना कंट्रोल ना तो ज़रूरी है और ना ही पॉसिबल है। जिसका रिजल्ट क्या निकला था? रिजल्ट ये निकला था कि जो नेशनल असेंबली थी, दैट इज़ जो कन्वेंशन था, उसने क्या किया था, जुलाई 1794 में जो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर थे उनको खुद ही गिलोटाइन करने की सज़ा सुना दी। मतलब जो सज़ा उनके ही पीरियड में इन्वेंट हुई वही उनको सुना दी गई और उसी के थ्रू उनका एंड कर दिया गया। और जैसे ही मैक्सिमिलियन रॉबेस्पायर का एंड हुआ, वैसे ही एंड हो जाता है जैकोबिन क्लब का। दैट इज़ बोथ आर डायरेक्टली कनेक्टेड। तो जैकोबिन क्लब का भी अब एंड हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल सी बात है, हम लोगों के माइंड में यही आएगा कि वो हु आफ्टर जैकोबिन एंड व्हाट आफ्टर जैकोबिन। सो ये तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में ही जान पाएंगे कि जैकोबिन को के बाद कौन आया, जैकोबिन के बाद क्या हुआ, फिर उसका क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सब हम जानेंगे आपकी अपकमिंग वीडियोस में। ओके बच्चों, अटेम्प्ट करना, जो क्वेश्चन दिए थे उनके आप आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में, अच्छा लगेगा हमको भी, ठीक है, और आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। अब हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय, राइज एंड शाइन, टेक केयर, स्टे सेफ एंड वियर मास्क। बाय।